नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक पर्सनालिटी से करवाते हैं और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंकज सिंह जी। आइए हम इनसे चर्चा करेंगे। पंकज सिंह जी, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी, जो अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति और शुचिता ऐसा लगता है कि इन दिनों अलग अलग हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब का एग्जाम्पल हम बात करें पिछले दिनों का, जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ पे जो है गिरफ्तार किया गया, बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया, कैसा मैसेज, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा? मुक्ता जी, आम आदमी पार्टी तो शुचिता की बात को लेकर बनी ही थी। आम आदमी पार्टी जो आज इस देश के अंदर समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार से लेकर, और आप देखें किसी भी तरह के चुनाव हों, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के हों, चाहे वो जनरल असेंबली इलेक्शन हों, चाहे लोकसभा इलेक्शंस हों, नेता मंच पर आके बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, फिर पलट जाते हैं। लगातार घोटाले पे घोटाले दिखते रहते हैं। इस देश के अंदर कुछ लोगों की, चंद गिने चुने लोगों की संपत्ति तो बढ़ती जाती है, आम आदमी की संपत्ति, गरीब आदमी की, जो आम नागरिक है उसकी संपत्ति घटती जाती है। ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर ऐसी राजनीति करने आई है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और कर रहे हैं, हम लोग करके दिखा भी रहे हैं कि जनता को जो नेता कहे, न केवल वो कहकर चुनाव जीतकर पलट जाए, बल्कि उन बातों पे टिके और जनता का जो पैसा है, एक एक रुपए जनता के लिए खर्च करके दिखाए। जब हम शुचिता की बात करते हैं, जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, शुचिता और ईमानदारी वो नहीं है कि हमको कोई देख रहा है तो हम ईमानदार हैं। ईमानदारी दिल से निकलनी चाहिए, मन से निकलनी चाहिए। जब हम शुचिता की बात करते हैं तो हम खुद कितने अच्छे इंसान हैं वो हमारे मन से दिखना चाहिए, हमारे कर्म से दिखना चाहिए। मैं दो उदाहरण देता हूं। इसके पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को पता चला था कि उनके एक मिनिस्टर ने सिर्फ 6 लाख रुपए की घूस मांगी थी। चूँकि आज के, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मिनिस्टर लेवल पे घूस तो कितने करोड़ों अरबों की चलती है, आप सब जानते हैं। तो 6 लाख रुपए की घूस का ऑडियो ना किसी मीडिया पर्सन के पास था, ना पुलिस के पास था, ना अन्य किसी के पास था। अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचा और उन्होंने उस मंत्री को बर्खास्त किया, उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे मामला दर्ज कराया। उसी तरह अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, जनता ने दिल्ली के मॉडल पे मोहर लगाई। पंजाब में भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बने। हमने जो बातें कही थी कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे और कट्टर ईमानदार सरकार होगी, वो इसका एक प्रमाण आप कह सकते हैं। किसी और को कोई सूचना नहीं थी, भगवंत मान जी तक वो बात पहुंची। उन्होंने उस बात को अधिकारियों के साथ बैठक करके, खुद डॉक्टर सिंगला जो मंत्री थे उनके सामने बैठा के पूछा कि इसमें कितनी सत्यता है। 1% वो कमीशन मांग रहे थे। यहाँ तो नेताओं का कितना परसेंट चलता है, कुछ नेताओं को तो मिस्टर 10% बोला ही जाता है। बड़े गर्व से बोलते हैं उनके कार्यकर्ता और उनके कांग्रेस या भाजपा में ऐसे लोग कि नेताजी का इतना परसेंट होता है या मंत्री जी का इतना परसेंट जाता है। 1% की उन्होंने मांग करी थी कि जो स्वास्थ्य विभाग में काम होंगे या सप्लाई होगी उस पर चाहिए। उस पर सिर्फ मुख्यमंत्री को मालूम था। वो सामने आए देश के मीडिया के, पंजाब की जनता के सामने, उनने न केवल कार्यवाही करी, उनको मंत्रालय से हटाया, बल्कि मामला दर्ज कराया, उनको जेल भेजा। तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे देश को और जो राजनीति में लोग जुड़े हैं उनको अपने कर्मों के माध्यम से संदेश दे रही है कि राजनीति ऐसी भी हो सकती है। राजनीति में अगर अपना कोई बेईमान निकले या अपना कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए जैसे किसी अन्य पे करते हैं। तो इससे एक रास्ता दिखाने का प्रयास है और खुद उस रास्ते पे चलने का प्रयास भी है। देखिए, ये पहल तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से राजनीति हो सकती है?
आज की तारीख में अगर हम बात करें, देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी निर्धारित करके रखा हुआ है, पूरे रूल्स बने हुए हैं कि इलेक्शन में इतना ही पैसा खर्च होगा। क्या उतने ही पैसे में इलेक्शन लड़ा जाता है? ये सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से आजकल प्रचार प्रसार होता है। तो हर कदम पे तो हम रूल्स तोड़ते हैं। जब इलेक्शन ही लड़ने में हम रूल्स तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद जब सत्ता हासिल हो तो उसके बाद तो फिर करप्शन इसीलिए तो होता है। मुक्ता जी, इसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके हाथ में जो चीज़ है, भैया आपके कार्य क्षेत्र में हमने कुछ नियम बनाए कि हम इस तरीके से, हमें मौका देती है जनता तो सरकार चलाएंगे, इस तरीके की राजनीति करेंगे, इस तरीके से अपनी पार्टी चलाएंगे। उस पैमाने पे आम आदमी पार्टी चल रही है। अब चुनाव आयोग का काम है कि उन्होंने गाइडलाइंस पे तय किया है कि 40 लाख रुपए लिमिट है खर्च करने की, या 70 लाख रुपए लिमिट है खर्च करने की, और कोई 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो उसको कैसे पकड़ना है। चुनाव आयोग का काम तो चुनाव आयोग करेगा, पर हमारी पार्टी कैसे चले, हम जहाँ पे सरकार में आ रहे हैं सरकार कैसे चले, उन चीज़ों के लिए हम जिम्मेवार हैं और उन चीज़ों को हम ईमानदारी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात कि क्या ये संभव है, ऐसे लाइन जो है, ऐसे शब्द जो है, संभव हर चीज़ है। आज से पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि जैसे जब शुरू किए थे अरविंद केजरीवाल जी काम करना, तो खूब बदनाम किया गया कि ये फ्री बी की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में पानी फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है जिसमें 86% जनता आती है, महिलाओं की यात्रा फ्री की गई, किसानों की जो फसल नष्ट होती है उसको 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाए सीमा पे या पुलिस वाला सीमा के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर, तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम आम आदमी पार्टी करती है। कोई तीर्थ यात्रा, किसी भी धर्म के लोग हों अपने तीर्थ पे जाते हैं, यात्रा फ्री करने का काम। शिक्षा जो पवित्र काम है, हर बच्चे को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम आम आदमी पार्टी करती है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर छोटे मोहल्ला क्लिनिक जो हैं और बड़े अस्पतालों तक हर तरीके की जांच और हर तरीके का इलाज मुफ्त है। तो ये जो आरोप लग रहे थे, तो उस समय ज़रूर लग रहा था कि अरे अरविंद केजरीवाल तो पैसा लुटा रहे हैं, ये कहाँ से कैसे सरकार चलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, तो जब बजट उनको जो मिला था वो 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, दिल्ली का घाटे का बजट था, जैसे अन्य राज्यों का घाटे का बजट है। ये सब कुछ फ्री करने के बाद आज दिल्ली का बजट 75,800 करोड़ रुपए का बजट है, जो सरप्लस है। CAG जो ऑडिट संस्था है उसने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार, जो फायदे की बजट पे चल रही है, ये सब कुछ फ्री देने के बाद। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो अन्य सरकारें हैं, मध्य प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ का बजट है, कोई एक काम ठीक से नहीं गिना सकते कि हमने शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, बिजली, तो यहाँ उत्पादन सरप्लस है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, फिर भी वो पैसा खर्च होता ही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने जो पैसा खर्च किया जनता के लिए, उन चीज़ों को देखते हुए आप देखेंगे कि भाई जो बजट है वो बजट भी फायदे पे जा रहा है। मैं उसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आज देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, घाटे पे बजट, सारे बजट जा रहे हैं, सारे राज्य घाटे पे हैं, तो सीखना चाहिए कि इतना कुछ फ्री देने के बाद भी फायदे पे कैसे हैं। मैं इस पे बस एक उदाहरण दूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा इंडस्ट्री चलाता है व्यक्ति, फैक्ट्री चला रहा है, उसको कोई भी इंस्पेक्टर कहीं पहुंच जाता है कि फलाने रजिस्टर खोलो, इतना घूस दो। कोई भी व्यक्ति ऐसे पहुंच जाता है कि आपकी ये गड़बड़ है, क्योंकि नॉर्म्स बना दिए जाते हैं और वो परेशान करते हैं। तो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो इंस्पेक्टर को घूस खिलाने में, ऐसे लोगों को घूस खिलाने में देते थे या काम कराने के लिए। तो जब ईमानदारी से काम होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर उनकी फैक्ट्री चलाने के नियमों के लिए भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं, तो फिर ईमानदारी से व्यक्ति टैक्स भी भरता है। तो ऐसे में बजट भी हमारा फायदे पे जाता है। हम अगर 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, उससे ऊपर 400 यूनिट तक आधा दाम है, तो उससे ऊपर जो लोग इस्तेमाल करते हैं ईमानदारी से बिल भी भरते हैं, तो इससे बजट भी फायदे पे जाता है। तो एक चीज़ ये, तो संभव हर चीज़ है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए,
काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो सब कुछ संभव है। इस देश में लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से काम किया जा सकता है। इतने शानदार संसाधन होने के बावजूद अगर हमारा देश दुनिया के पटल पे विकसित देशों में नहीं आ पा रहा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति जिम्मेवार है। अगर राजनीति अच्छी होगी, ईमानदार और अच्छी नीयत वाली होगी, तो हमारा देश जरूर विकसित बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीयत जो है वो सही होना चाहिए और अच्छे ये राजनीति हो तो उससे सबका फायदा होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे जनता भी आगे आएगी। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आप अध्यक्ष हैं पिछले 2 साल से। आप अगर हम कह सकते हैं तो फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के। आप कोर कमेटी में भी थे, अभी जो पंजाब में इलेक्शंस में वहाँ पे जीत हासिल हुई, दिल्ली में भी थे। मध्य प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति हर वक्त 2 पार्टी के बीच में सीमित रही है, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी जगह कैसे बना पाएगी? मुक्ता जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश को इन 2 पार्टियों ने ऐसा बना रखा है। क्योंकि आप देखें, मैं तो पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ, अभी पिछले 1.5 महीने में करीब 42 ज़िले मैंने घूमे हैं। भरी दोपहरी में लोग निकल के सभाएं, रोड शो में शामिल होते रहे। मध्य प्रदेश में आप कहीं का भी तहसील स्तर से लेकर और बड़े जिला मुख्यालयों तक, बड़े महानगरों तक आप देखें, दारू का ठेका उठाएं, बालू का ठेका उठाएं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाएं, तो धड़ल्ले के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उन चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। तो अब चूंकि तीसरा कोई दल जो पनपता है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ये मिल के फिर उस काम पे भी लगते हैं। लेकिन अभी तक जो लोग इस प्रदेश में राजनीति करने आए, जैसे बहुजन समाज पार्टी आई, वो कुछ पॉकेट्स में मजबूत हुई, विंध्य के क्षेत्र में या ग्वालियर चंबल तरफ जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर थे, या समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जीते। तो ये पार्टियां आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं। कोई संघर्ष नहीं है जनता के लिए, जनता की कोई आवाज़ नहीं उठाती, न किसानों की, न बेरोजगार युवाओं की, न महिला अत्याचार की, न समाज में कुछ अन्याय हो रहा उसकी आवाज़। तो फिर जनता कैसे उनके साथ खड़ी होगी? और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कुछ पॉकेट्स नहीं चलेंगे कि विंध्य में 10 सीटें किसी ने पकड़ लिया तो वहाँ हो जाएगा, या ग्वालियर चंबल में 5 सीटें पकड़ लिया तो वहाँ हो जाएगा। मध्य प्रदेश को एक पूरे प्रदेश के तौर पे देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अगर बघेलखंड है तो बुंदेलखंड भी है, बुंदेलखंड है तो फिर संस्कारधानी जबलपुर का इलाका अपना क्षेत्र है, फिर आपको मालवा वाला इलाका अलग है, आपको ग्वालियर चंबल का अलग कल्चर है। तो उन सब चीज़ों को आपको समाहित करके चलना पड़ेगा। वहाँ के जो सामाजिक दायरे हैं, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ के जो मुद्दे हैं, आप उनको अच्छे से उठाओगे, उनके लिए संघर्ष करोगे, तो इस प्रदेश में तीसरे विकल्प की बेहद ज़रूरत है। और मैं अगर बात कहूँ, कई बार मैं मीडिया के सामने भी रखा, चूँकि प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है। यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट में दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देखिए, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, आप कोई मंत्रालय उठा के देख लीजिए, कोई विभाग देखिए, बिना घूस के काम नहीं हो रहे हैं और सब चीज़ें कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर है। चलिए, आप कह रहे हैं लूट तंत्र है, तो ऐसे में तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी कैसे विकल्प खड़ा करेगी, ये सवाल बनता है जी। तो जिस तरीके से ये सब चारों तरफ चल रही हैं चीज़ें, और 15 साल के शासन के बाद शिवराज सिंह चौहान जी को 2018 में जनता ने हटाया था कि भाई चलो कमलनाथ और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कुछ वादा कर रही, हो सकता है ये करके दिखाएं। बहुत कम मार्जिन था दोनों पार्टी के बीच, बहुत कम था, पर एक उनको कांग्रेस ने बना लिया, कांग्रेस ने बना लिया। 114 सीटें उनकी आई, 109 सीटें इनकी आई। तो मतलब कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ कि किसको हराया, कौन जीता, सत्ता में जरूर काबिज कांग्रेस हो गई। कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला जी। कांग्रेस पार्टी ने चूंकि वादे किए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे,
युवाओं को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी का भत्ता देंगे, व्यापम के घोटालेबाजों को जेल पहुंचाएंगे, तमाम वादे थे। वो सारे वादे एक तरफ रख के और मंत्रालय से लेकर नीचे कार्यकर्ताओं तक ये संदेश हुआ कि ट्रांसफर अगर कराना है तो इतना पैसा लगेगा। मतलब फिर से वही लूट की राजनीति जो आप कहना चाह रहे हैं। लूट की राजनीति चलने लगी। और जो मार्च 2020 में घटना घटी मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे कांग्रेस के विधायक बिके या टूटे या खरीदे गए या तोड़े गए, लेकिन इस प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जिसको हमने हटाया था भारतीय जनता पार्टी को, फिर से कांग्रेस को हमने वोट दिया, वो बिक गए, फिर उसी पाले में पहुंच गए, तो हमारे जो मुद्दे थे वहीं रह गए। तो आज प्रदेश की जनता तीसरे नहीं बल्कि पहले विकल्प की तलाश में है। इन दोनों पार्टियों से परेशान है। मैं बता रहा हूं, हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, जनता सामने से बोल देती है कि हमारा विधायक तो 35 करोड़ में बिक गया, जनता बोलती है। ठीक है, आपकी बात मान रही, लेकिन मुझे ये बताइए, चलिए जनता ने कहा कि जनता अगर आपको लग रहा है कि मान रही है बिक गए, तो उपचुनाव हुए ना, 28 सीटों में उपचुनाव हुए, जनता ने फिर उन्हीं को जिताया, वही मंत्री, वही विधायक, वही जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, फिर से वही जीते। तो इसका क्या जवाब? इसमें मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने तय किया था कि हम उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, हम जनता के सामने पूरा विकल्प देंगे। तो अभी जो नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव हैं, उनमें भी हम प्रत्याशी उतारेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरा विकल्प देंगे। तो हमारा प्रयास है कि जनता के सामने हम पूरा विकल्प रखें। जनता जो आदेश देती है वो सरमाथे पे होगा। मैं समझता हूं कि इस बार जैसे पहले होता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं या सत्ता पक्ष से नाराज हैं, जो बड़ी विपक्ष पार्टी होती थी उसके प्रति सहानुभूति रखते थे। आज का समय ऐसा है, कहीं पे भी, मैं पूरा ग्राउंड पे ही रहता हूं, लगातार कार्यक्रम करता हूं, जितना नाराज लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं उतने ही कांग्रेस से नाराज हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, हमको लूट रहे हैं। तो जनता विकल्प की तलाश पे है। जनता चलिए विकल्प की तलाश में आपके हिसाब से। तो अब जो पंचायत चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो उसमें आप कह रहे हैं आप लोग अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, तो क्या लग रहा है, क्या सीन रहेगा? देखिए, हमारा काम है मुक्ता जी कि हम ईमानदारी से ठोस और मजबूत विकल्प जनता के सामने रखें। उस काम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और फिर जनता का जो आदेश होगा वो सरमाथे पे होगा। ये तो ठीक है, ये तो जनता ही तय करेगी, जनता ही तय करेगी उसको किसको जिताना है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के पास इतने कैंडिडेट्स हैं, इस तरह के कैंडिडेट्स हैं? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उनके पास वो चेहरे हैं जो सालों से राजनीति करते आए हैं, जो सालों से जनता जिनको जानती है। तो क्या आम आदमी के पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और ज़्यादातर लोग आपको जन सामान्य लोग मिलेंगे। और मैं बता दूं कि ऐसे ही सवाल हमसे दिल्ली में किए जाते थे कि फलाने मंत्री जी तो 25 साल से जीत रहे हैं, फलाने नेताजी तो 20 साल से जीत रहे हैं, उनका गढ़ है, आप कैसे हराओगे? नए नए लड़कों ने चुनाव हराया है। मैं पंजाब का उदाहरण दे देता हूँ। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को जिसने चुनाव हराया, वो लड़का लाभ सिंह मोबाइल की दुकान में नौकरी करता था, रिपेयरिंग का काम करता था। उसकी माताजी आज भी सरकारी विद्यालय में सफाई कर्मी हैं। जो जिसने सिद्धू को चुनाव हराया, जीवन ज्योत कौर, हमारी एक कार्यकर्ता, वो सामान्य कार्यकर्ता हैं। सिद्धू और मजीठिया दोनों लोग सामने थे, दोनों को चुनाव हराया। प्रकाश सिंह बादल का पूरा परिवार चुनाव हार गया, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री रहे, पूरा परिवार चुनाव हारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे, राजा रहे पटियाला के, वो चुनाव हार गए। सामान्य लोग उस चुनाव हारे। जनता जब ठान लेती है तो फिर ये गढ़, ये बड़े लोग, बड़े नाम फिर चलते नहीं हैं, क्योंकि झाड़ू से सफाई बड़ी बढ़िया होती है। सफाई हाथ से या हाथी वगैरह से कम होती है या साइकिल से भी कम होती है, झाड़ू से बहुत बढ़िया सफाई होती है। तो झाड़ू अगर मध्य प्रदेश में चली तो फिर सफाई बढ़िया से होनी तय है। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होते आपको दिखेंगे। ऐसा माहौल बना है क्या मध्य प्रदेश में? बना है क्या माहौल, आपको लगता है? हमारा प्रयास है, कई जगह हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, मैं ये मान रहा हूँ। कई जगह हमारे कई जिले, 18-19 जिलों में काफ़ी अच्छी स्थिति है। कुछ जगह हम मध्यम स्तर की तैयारी में है, कुछ जगह हम कमज़ोर हैं। जिस पॉकेट्स में आप बहुत अच्छी स्थिति में, उनका थोड़ा सा मुझे बताइए।
जैसे विंध्य का कुछ रीजन है, आप कटनी से शुरू हो जाएं सिंगरौली तक जाएं तो कई पॉकेट्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं। फिर आपका नीमच से लेकर और रतलाम तक का बेल्ट कुछ अच्छा है। फिर भोपाल में भी हमारे कई वार्ड काफ़ी अच्छे हैं, इंदौर में हमारे कई वार्ड काफ़ी अच्छे हैं, ग्वालियर चंबल तरफ अच्छे हैं, बैतूल में कई कुछ इलाके हमारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे कई जगह, जबलपुर में हमारे कई इलाके बहुत अच्छे हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग पॉकेट्स में हम काफ़ी मजबूत हैं। और मैं समझ रहा हूं कि जो सांगठनिक तैयारी है वो तेज़ी से हमारी बढ़ती जा रही है। तो नगरीय निकाय चुनाव में कुछ अच्छे, बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखेंगे और 23 में बड़े बदलाव की ओर आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि आप लगातार दौरे पे रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। आखिरी सवाल पूछूंगी, खाता कब खुलेगा आम आदमी पार्टी का? खाता, ये पहला चुनाव आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय का लड़ने जा रही है, आपको खाता बढ़िया से खुलता दिखेगा। और 2023 में? 2023 में हमारा प्रयास है कि खाता ही नहीं बल्कि कुछ चमत्कार करके दिखाएं। जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा, जनादेश लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जनता जिसको चाहे फर्श से अर्श पे पहुंचा दे, जिसको चाहे अर्श से फर्श पे पहुंचा दे। हमारा काम है मेहनत करना, हम लगातार कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं और जनता को चुनना है, तय करना है। जनता जनार्दन मालिक है और मैं समझता हूँ जनता इतनी समझदार है कि कौन उनके हित के लिए है, कैसा मॉडल चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क का मॉडल है, किसान भाइयों को फसल के दाम, 12 लाख युवाओं को जो हमने रोज़गार दिया है, यहाँ भी बेरोजगार युवा रोज़गार चाहते हैं। तो ऐसा मॉडल अगर चाहिए तो एक मौका मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल को देके देखें, लोग उनकी टीम को देखें। और अगर हम ना कर पाएँ तो 75 साल इनको देखा है, हमको बदल दीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही पंकज सिंह जी। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, इतनी अच्छी बात आपने हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। जय हिंद जी। तो इस बार हमने बात की पंकज सिंह जी से, जो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कई बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से जो है राजनीति, वो जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि एक करप्शन फ्री राजनीति करने की कोशिश जो हो रही है, उसमें वो कितने सफल हो पा रहे हैं, आगे उनकी क्या तैयारी है, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। तो अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।